नमस्कार साथियों। दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम साथियों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहानी का नमस्कार। मेरे साथियों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो विषय बहुत ही पेचीदा विषय है। उस विषय के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उस विषय के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उस विषय के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हरियाणा के गाँव में जातिवाद के ऊपर। अगर हम अम्बेडकरवादियों से पूछते हैं तो हरियाणा के जो गाँव हैं, वो दलितों के लिए, खास करके जो गरीब आदमी है, जिनको गाँव के अंदर छोटी जाति कहा जाता है, यानी कि जो जनसंख्या के आधार पर भी कम है और जिनके पास धन संपदा भी कम है, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। और हरियाणा के जो गाँव हैं, अम्बेडकरवादियों के अनुसार हरियाणा के गाँव दलितों के लिए हॉलोकॉस्ट की तरह हैं। लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है और कितनी सच्चाइयाँ नहीं है। मैं उस वक़्त को भी याद करता हूँ जिस वक़्त पर जो नाई थे, वो हमारे सबके हरियाणा में ब्राह्मण रिश्ते नहीं करवाता था, हरियाणा में नाई रिश्ते करवाता था। मैं उस वक़्त को भी याद करता हूँ जब जो मनियारी, कुम्हारी, सुनारी और ये सारे की सारी जो औरतें थी, ये घर के अंदर तक जाती थी और जबकि गाँव का जो घर का पुरुष था, वो पुरुष भी अपने घर के अंदर तक नहीं जा सकता था। हरियाणा के गाँव के अंदर आज जातिवाद की क्या हालत है, वो कौन-सी जातियाँ हैं जो यहाँ पे आज के दिन इस जातीय असंतुलन का भेदभाव झेल रही हैं और वो कौन-सी जातियाँ हैं जो आज के दिन सोशल हायरार्की में अपनी सुप्रीमेसी को एन्जॉय कर रही हैं। इन सब जातियों के खेल के अंदर हरियाणा का भविष्य क्या होगा? इन सब जातियों के खेल के अंदर हरियाणा का गाँव कहाँ रह गया? हरियाणा के वो कुओं के पाड़चे कहाँ रह गए जहाँ पर सारी की सारी जातियों की औरतें एक साथ बैठकर पानी लेने जाती थी। हरियाणा की वो बैठकें कहाँ पर रह गई जहाँ पे हर जाति का आदमी बैठता था। हरियाणा के वो परस, वो चौपालें कहाँ पर रह गई जहाँ पर बैठने से पहले किसी से जाति नहीं पूछी जाती थी। और हरियाणा के वो दादा खेड़ा, दादा भैया, दादा भौमिया कहाँ पर गए जहाँ पर हर जाति का इंसान सबसे पहले प्रातः स्मरणीय दादा खेड़ा को पूजने के लिए जाता था। इन्हीं सब बातों के ऊपर, इन्हीं सब विषयों के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे ग्राम विशेषज्ञ और हरियाणा की संस्कृति के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले हमारे साथी दीपक कादयान। दीपक कादयान साथी जो हैं, इनका गाँव के विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत ही एक अच्छी समझ है। ये सामाजिक विशेषज्ञ हैं, जो सामाजिक विशेषज्ञ गाँव के हर सामाजिक पहलू के ऊपर बड़ी ही पैनी राय रखते हैं और बेबाक राय रखते हैं। तो दीपक भाई, मैं दैनिक अंगारा की तरफ से और मेरे सारे के सारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इतना महत्वपूर्ण अपना वक्त हमारे लिए निकाला। तो दीपक भाई, मैं आपसे पहले इसी विषय पर आपके ओपनिंग रिमार्क्स चाहूंगा ताकि बाद में हम आगे इस बातचीत को बढ़ा सकें। नमस्कार एडवोकेट देव भाई। सबसे पहले तो जो भी दैनिक अंगारा के लोग अभी हमें देख रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने भी अपना समय निकाल कर कम से कम हमारी वीडियो देखने के लिए जो है अपना समय निश्चित किया। और मैं इस चीज में ओपनिंग रिमार्क्स यही देना चाहूंगा, जो कास्ट सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम सिर्फ एक कास्ट सिस्टम, मतलब जो आज के टाइम पे लोग ये बोलते हैं कि ये इस जाति से है, वो उस जाति से, वो तो बिल्कुल था ही नहीं। यहाँ पे जो है जातिवाद शब्द जो है देश आजाद होने के बाद से पैदा होने लगा था। और जो कास्ट सिस्टम जो बहुत पुराने, आप ये सोच लीजिए गुप्त काल के टाइम से, उससे भी पहले से जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें वो चीज मौजूद है। वहां पे जो इन जातियों के बारे में जो बातें की जाती थी, वो सिर्फ जिस हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में होता था। जैसे कोई भी आप जाति लगा लीजिए, जैसे कोई अगर चप्पल का काम करता है या कोई खाट बुनने का काम करता है, तो इस तरीके से वो उनका जो है हमारे जीवन में एक योगदान होता था। लेकिन धीरे धीरे से जो कोई अब मनुवादी लगा लीजिए, कोई राजनीतिवादी लगा लीजिए, उन्होंने अपने हिसाब से उस चीज को तोड़ मरोड़ कर इतने बुरे तरीके से हमारे समाज में घुसा दिया। और इसमें मैं, आप दोबारा जब मेरे पास अभी बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले उन्होंने भारत में जो हिंदू मुसलमान का जो बंटवारा किया था ना, उसके होने के बाद जब उनकी हरियाणा में पार नहीं बसी, तब उन्होंने इसकी तरफ रुख किया था, जब उन्होंने इसको तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। तो इसमें मेरे ओपनिंग रिमार्क्स यही है कि मतलब इसको बिल्कुल जड़ से किसी ने समाप्त करने की कोशिश की है। जो आपस का जो ताना बुना था,
आपस में हमारे जो संबंध थे, रिश्ते थे, हम किसी भी जाति के पास जाने से, आने से कोई नहीं कतराता था। और आज भी जो उस समय के लोग हैं ना, वो नहीं कतराते। जो मिड इरा आप ये लगा लीजिए, मैं जो कि मतलब देश आज़ाद होने के 30 साल बाद और अभी से 20 साल पहले के जो बच्चे हैं या युवा बुजुर्ग हैं, उनके अंदर जो इस चीज़ से घोल दी गई, पहली जो हमारी सभ्यता थी वो तो खत्म कर दी गई। अब जो बाद वाली है वो पिछली वाली को देख के ही बात कर रही है। तो इस तरीके से इतने अंदर तक इसको घुसा दिया गया है जातिवाद को। वो एक जाति के नहीं बोल रहा मैं, बहुत सारी जातियों में इतना बड़ा जहर घोल दिया गया है। अरे दीपक भाई, बिना लाग लपेट के एक सवाल पूछता हूँ और आपसे मैं आशा करूंगा बिना लाग लपेट के ही उसका जवाब दें। आज के दिन गांव बिल्कुल। का, हरियाणा के गांव का आज के दिन क्या हाल है? अतीत हमें आपने बताया, आज के दिन अगर मैं मौजूदा परिस्थितियों में वर्तमान के गांव की बात करूं तो वर्तमान में क्या हाल है हरियाणा के गांव के अंदर, अंदरूनी गांव का? अंदरूनी गांव के मैं हालात बताता हूँ। आप अगर शहरों की थोड़ी बहुत बात करेंगे ना, तो यहाँ जिस घर को अपने अगले घर से मतलब नहीं है ना, तो यहाँ तो लोग कहेंगे कि जातिवाद नहीं है, जो कि बिल्कुल झूठ है। ये मैं सच्चाई हम्म, बता देता हूँ। बोलते हैं कि हम्म, शहरों में जातिवाद नहीं है। यहाँ पे हम्म, जातिवाद इसलिए नहीं है कि हमें ये ही नहीं पता कि हमसे जो आगे घर वाला है वो किस जाति का है, किस धर्म का मतलब है। मतलब ही नहीं है। गांव में जो है आज भी उनको इस चीज से ज्यादा मतलब पैदा हो गया है कि ये उस जाति का है। और खासकर आजकल जो अभी हाल ही में एक जो लड़ाई है, एक चमार चौपाल के ऊपर भी बहुत जबरदस्त लड़ाई हो रखी है। सिर्फ किस बात के ऊपर वो छोटी सी लड़ाई हुई कि एक चमार चौपाल में किसी जनरल कास्ट की शादी के लिए आपस में सहमति बनी, बुजुर्ग बैठे थे। आखिरी में बात जो है, किसी ने ये बोला कि जो शब्द उसके ऊपर लिखे हुए थे उस पर आप पर्दा डाल दीजिए। तो हम्म, ये जो जहर कहां से बोला गया? ये मैं 2010 की बात नहीं कर रहा, 15 की बात नहीं कर रहा, 2025 की बात कर रहा हूँ। ये फरवरी की बात है। अच्छा। और आप ये सोच के देखिए, उस चौपाल के ऊपर ऐसे ऐसे शब्द लिखे गए जो सच में जिसके ऊपर कानून बना था कि ये शब्द अगर कोई यूज करता है किसी की इज्जत के ऊपर लांछन लगाने के लिए, भाई तुम तो इस जाति से आते हो, ये तुम्हारे लिए शब्द यूज करे जाते थे। तो वो शब्द तक लिख दिए गए चौपाल के ऊपर। अरे चौपाल तो जो 36 जातियां उसके लिए है। हाँ, 36 की अब 36 चलो, बात। अगर किसी एक जाति ने मिलकर उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया, कुछ अपनी जमीन दे दी, हो सकता है उस जाति का नाम लिख दिया गया हो, तो उसके ऊपर उन शब्दों का लिखने का क्या मतलब? हम्म। तो बहुत क्या अंदर पूरी तक घुस। घटना हमें, क्या दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार आप इस पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे? मैं उस गांव का एग्जैक्ट तो नाम मेरे को ध्यान नहीं है। वो ऐसा हुआ कि एक चमार चौपाल नाम से उस गांव में वो चौपाल थी, जींद के आसपास वो पड़ती है। ठीक है। उस चौपाल मतलब एक बड़ी चौपाल थी, वहां पे हर धर्म के लोग आगे, अभी भी बच्चे खेलते हैं, सब कुछ है उसमें। जो होल्ड जो था ना, हाँ। जो चमार समुदाय था उसकी देखरेख कर रहा था। तो उस गांव में किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की शादी थी, लड़की की शादी थी। अच्छा। तो जब लड़की की शादी के लिए उन्होंने उसको पूरी तरह सजा दिया और सारी चीजें उसमें फाइनल हुई, तो हम्म, उसके बाद जो लड़की पक्ष वाले थे उन्होंने ये बोला कि हम्म, आपकी जो ये चौपाल है ना, इसमें जो चमार शब्द लिखा हुआ है, इसके ऊपर है ना सिर्फ आप एक पर्दा लगवा दो। आप चौपाल रहने देना, चमार के ऊपर पर्दा लगवा दो। तो जो युवा बच्चे थे उन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश की। तो वो बोले कि भाई जब आप या तो इसको रहने दो। हाँ, अब अब बिल्कुल ही उस रहने बात के दो। ऊपर उसमें बहस की गई। ये तो मतलब एक जायज मुद्दा भी है ना, या तो आप बिल्कुल ही रहने दो, हम्म। वरना आप उन शब्द के ऊपर पर्दा डाल के क्या बताना चाहते हैं और उसमें क्या जताना चाहते हैं? मैं ना एक और चीज के ऊपर आपकी राय और आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले, तकरीबन तकरीबन आप ये कह ले 2009 में और 2004 के चुनाव में या 1999 के चुनाव में हरियाणा के अंदर जितना भी हमारा गरीब तबका था, उस गरीब तबके को वोट नहीं डालने दिया जाता। ये तो बिल्कुल एक सर्वविदित सी बात है कि वो जो बिल्कुल। गरीब लोग थे हमारे, उन गरीब आदमियों को वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। उनके वोटों का भुगतान उनके
पोलिंग बूथ में आने से पहले ही कर दिया जाता था, जो वहां की थोड़ी सी मजबूत जातियां या दबंग जातियां थी। सीधी बात सर जी, पंच और सरपंच थे उस टाइम पे, 2 से 3 जातियों के ही होते थे वो। सबको पता है, मैं खैर नाम नहीं लेना चाहता। पंच और सरपंच ये काम करवाते थे, और खुले में। तो क्या उनके मेरे पास को उनके ऐसा आई नहीं कार्ड लगता, होते थे, सारी चीजें होती थी उनके पास। तो वो आदमी क्यों नहीं खार खाएगा किसी से ही? जिस आदमी ने उसको चुनाव में वोट तक नहीं डालने दिया, तो उस आदमी का खार खाना तो दीपक भाई लाजमी है ना। बिल्कुल। और वो जब आज के दिन वो कहता है कि भाई ठीक है मेरे पास राइट्स है मेरे पास, तो उनको ये कहा जाता है कि तुम समाज में खाई पैदा कर रहे हो। तो खाई तो एक वक्त पे जब पैदा की गई थी, तो जो हमारे समाज के ठेकेदार आज बने घूम रहे हैं, ये खाई तो उन्होंने पैदा की थी। बिल्कुल। और फिर उसके बाद में उनकी आपस में थोड़ी झड़प हो गई, तो जो बुजुर्ग थे वो आए, उन्होंने थोड़ा सा आपस में बीच बचाव करके वो शादी उसमें थोड़ी संपन्न हो गई। जैसे ही शादी संपन्न हुई, उसकी वीडियो जो है आपको अभी इंटरनेट पर अवेलेबल भी हो जाएगी। मैं उनको शब्द बता देता हूँ उसमें। जो डैड जो है बड़े बड़े शब्द में लिख दिए गए, और चमार शब्द लिख दिए चौपाल के ऊपर। मतलब जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई, उसने उसके ऊपर वीडियो बनाने को उसको ब्लर कर दिया कि कहीं मेरे ऊपर स्ट्राइक ना कर दे कोई। वो एक वीडियो पे मैंने उसको क्रॉस चेक किया, हो सकता भाई वो झूठ बोल रहा हो। और भी वो शब्द थे जो उन्होंने उस चौपाल के ऊपर लिखे थे। अरे आपकी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, आप अगर उससे बैठ के बात कर सकते हैं, आप सामाजिक रूप से किसी आदमी का अगर आज के दौर में ऐसे बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी छोटी नीच और घटिया मानसिकता को दिखाता है। अब उसके मैं ऊपर दीपक भाई, पुलिस केस हुआ है दोनों तरफ से। और एक और सच्चाई बता देता हूं, जिस चौपाल के ऊपर ये कार्रवाई की गई थी, जब वो एसएचओ साहब के पास गए तो 4 दिन तक एसएचओ साहब ने अभी तक जवाब नहीं दिया था उसका। क्योंकि वो सबसे पहले रिपोर्ट कर रहे हैं सरपंच को, और सरपंच आते हैं उस दूसरी कम्युनिटी से जिस लड़की की एक शादी थी। एक घटना और मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा, गोहाना का लारा हत्याकांड। हम्म। गोहाना में एक लारा नाम का थोड़ा सा बदमाश किस्म का लड़का था, और गोहाना में उन दिनों बदमाशियां बहुत चल रही थी। तो बदमाशी के ऊपर एक जाति विशेष का तमगा था कि बदमाशी सिर्फ हम करेंगे। और क्यों हम्म। करोगे? क्योंकि हम इस क्षेत्र के मालिक हैं, और हमारी जो जाति है वो बड़ी जाति है। तो वहां पर एक लड़का लारा नाम का वाल्मीकि था वो। तो वो थोड़ा सा दिलेर लड़का था। तो जब उसकी दिलेरी सामने आई, तो वो अकेला लड़का 5-5 7-7 10-10 को मार देता था, पीट देता था, थोड़ी दबंगई दिखाता था। तो उसकी दबंगई जो थी वो गोहाना शहर में चलने लग गई। अब जब उसकी दबंगई चलने लग गई, तो जो दूसरे बदमाश थे उन्होंने क्या माहौल बनाया कि एक वाल्मीकि होके कैसे बदमाशी कर सकता है। हम्म। और इसी रंजिश में लारा को मार दिया गया, ये कह के कि वाल्मीकि होके कैसे बदमाशी कर सकता है, उस लारा को मार दिया गया। और सिर्फ ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। लारा के मरने के बाद जब वाल्मीकि समुदाय और जो दलित समुदाय था, उसने वहां पे विरोध प्रदर्शन किए, तो उनके घरों में आग लगा दी गई। एक अपराधी की भी जाति हो सकती है क्या? नहीं। कि भाई तू तू फला जाति का, तू अपराध भी नहीं कर सकता, तू बदमाशी भी नहीं कर सकता। हम किसी की बदमाशी को यहाँ पर समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक सोच को ये चैलेंज है और एक सोच को चुनौती है कि भाई बदमाशी तो तुम भी तो कर रहे हो ना। तुम्हारी बदमाशी इस वजह से जायज है क्योंकि तुम जाति विशेष से आते हो, और उसकी बदमाशी जो है वो इस वजह से नाजायज है क्योंकि वो एक जाति विशेष से आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो हरियाणा के बनने के बाद आपने सबसे पहले जो हमारे सीएम साहब थे, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आए। उसके हम्म। बाद राव साहब आए। उसके बाद से बंसीलाल जी के 3-4 टर्म रहे थे। एक बार बीच में गुप्ता जी भी बने थे। हम्म। तो इस तरीके से हमने तो सबसे पहले जो ब्राह्मण के बाद में सबसे पहले उस सीट के ऊपर जो है राव साहब को बैठने का मौका मिला। जो बीच हम्म। में जो कुछ टाइम जो ऐसा बना ना, जो राजनीति करके हरियाणा को ऊपर उठाने के लिए जो काम उन सीएम के द्वारा करना चाहिए था, हम्म।
उन्होंने राजनीति को तोड़कर खाली राज अलग कर दिया और नीति अलग कर दी कि राज तो हमारे पास रहेगा, नीति हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ राज करेंगे। जबकि राजनीति के दोनों शब्द, राज के लिए जो नीति बनाई जा रही है ना, वो राजनीति तभी तो बनी, इसीलिए तो राजनीति गंदी होगी कि राज अलग चल रहा है, नीतियां अलग चल रही हैं। अब नीति जो जो देश में हमारे जो अधिकारी हैं उनसे ली जाती हैं। राजनीति तो इतना नहीं बनाता है, वो तो एक सोच लेके आ जाता है समाज से, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है अधिकारी उनसे कहेगा, फिर उनसे वो आउटपुट लेता है। लेकिन वो चाहता तो नहीं ना कि हमें उस हिसाब का आउटपुट मिले, वो आउटपुट अपने हिसाब से बनवाता है। अगर उसके मन में किसी एक जाति को जो है उठाने की मंशा नहीं है, तो वो जो नीतियां हैं वो वैसी ही बनवाएगा। अब आपने जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, आपने हर एक चैनल के ऊपर ये देखा होगा, हरियाणा में जो इलेक्शन हुए थे कि जाट वर्सेस नॉन जाट वोट पड़े हैं। मैं इसकी सच्चाई बता देता हूँ, जहां तक हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं। मेरे हिसाब से 10% किसी ने डाले हो तो इस चीज पे डाले हुए, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर अब ये दोबारा से जहर घोल दिया गया कि जाट वर्सेस नॉन जाट वोट पड़े हैं। जबकि कारण तो ये था ही नहीं। जो पिछले 40 साल से किसी 2 से 3 जातियों जिनके पास पैसे थे, उन्हीं से पैसे लेकर आप उनको भर्ती कर रहे थे। जो SC ST वर्ग के जो लोग पास भी हो जाते थे, उनकी सीटें क्यों खाली रह रही थी? अगर किसी को प्रूफ चाहिए ना, वो हरियाणा पुलिस की पिछली 15 भर्तियों में ये सरकार आने से पहले भर्ती का ब्यौरा मांग सकता है। कितनी वैकेंसी बैकलॉग में आ रही है? जनरल कैटेगरी बहुत कम वैकेंसियां बैकलॉग में आती हैं, लेकिन SC SC की जो वैकेंसी है वो क्यों बैकलॉग में आ रही थी? क्योंकि वहां पर उनको वो अमाउंट मिला नहीं, वो इतने खुले में आकर सपोर्ट नहीं कर सकते। अरे भाई, उनको तो आज जो अपने घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, कोई बेचारा फेरी लगा रहा है, कोई जो ये बर्तन बनाने वाले अपने कुम्हार भाई हैं, इनके जो मिट्टी तक का सोर्स खत्म कर दिया गया। जो जोड़ थे उसको बेच के वो प्लॉट बना दिए गए। क्या सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि उनके लिए भी कोई एक ऐसा अल्टरनेट पैदा कर दे? जरूरी नहीं है कि वो उसी मिट्टी को यूज करें, कुछ अल्टरनेट ऐसा बना दिया जाता है, बाहर से सोर्स ला दिए जाते हैं कि भाई वो कम से कम अपना गुजारा कर सकें और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ तो ऐसा कर सकें कि उन्हें इसी चीज पे डिपेंड ना रहना पड़े। अब 10 अगर कुमार हैं तो उनमें से 2 को तो उठा देते कि ताकि ये जो है हमारे हरियाणा की एक पहचान है। कुमार, जैसे आपने नाई बोला, नाई तो आज के टाइम पे, आज से 10 साल पहले तो 90% रिश्ते तो वही करवा रहे थे। अभी अब वो 50% पे आ गए। गांव में जब आपको जरूरत पड़ती है, जब तो आप नाई के पास चले जाते हो, लेकिन जब आपको जरूरत नहीं पड़ती तो जब आपको उसे उन शब्द से आपको दिक्कत हो जाती है। और अभी जो हाल ही में जो अभी इतना अच्छा निर्णय जो सरकारों ने लिया है, आपने SC को भी डिवाइड कर दिया कि भाई कहीं वो ना एक हो जाएं, वो अपनी मांग ना उठाने। SC को आपने DSC समाज में बांट दिया। हाँ, हो सकता है जो DSC वर्ग में जो लगभग 36 जातियां शामिल हुई हैं, उनमें से किसी के साथ अन्याय हुआ होगा, हो सकता है ज्यादा पिछड़ी रह गई होंगी, लेकिन आपको उसमें बांटने की जरूरत क्या पड़ी? हरियाणा बनने की तो बात छोड़िए, पूरे देश आजाद होने के 70 साल के बाद, 66 से लगभग 40 साल, 50 साल हो गए, तो 50 साल भी बाद भी आपको SC वर्ग बांटना पड़ रहा है। आपको ये जोड़ने चाहिए थे। कोई 2 जातियां ऐसी बता दें कि जो अपने आप को आज ये कहते हैं भाई हम तो आरक्षण छोड़ रहे हैं। भाई अब बहुत हो गया, हम तो थोड़ा छोड़ने के अब सोचेंगे। देखो, हम अगले 2-3 साल सोचते हैं कि हम नहीं ले रहे आरक्षण, है ऐसी। अब तो उसमें घुसाते जा रहे हो। जबकि आरक्षण जो शब्द था वो किसी और चीज के लिए लिया गया था। आरक्षण यकीनन समाधान तो, पूर्ण समाधान तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे दीपक भाई, और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए भी ये बताना चाहूंगा कि गाहे बगाहे हमें एक बात सुनाई जाती है कि बीजेपी ने आने के बाद जातिवाद बढ़ा दिया। ये लगभग लगभग हम हर दूसरे तीसरे जो आदमी होता है जो बीजेपी विरोधी खास करके, वो कहते हैं कि बीजेपी ने आने के बाद जातिवाद को बढ़ावा दिया है, बीजेपी के आने के बाद समाज में विद्वेष फैला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त, यानी कि 2005 से 2004 से लेकर 2014 तक
जो समाज हमारा था, उसी हम्म, दौरान गोहाना हत्याकांड होता है, हम्म, उसी टाइम बघाना कांड होता है, उसी टाइम मिर्चपुर कांड होता है, और हम्म, ऐसे ऐसे 10 और कांडों के मैं आपको नाम बता सकता हूँ जो कांड हुए और बहुत बड़े लेवल पर हुए। तो वो समाज को हम कहते हैं कि उस टाइम तो भाईचारा बहुत तगड़ा था। 2014 से लेके आज 2025 तक हरियाणा के अंदर एक भी जातीय संघर्ष नहीं हुआ, एक भी जातीय संघर्ष नहीं हुआ है। तो आंकड़े ये बात प्रस्तुत करते हैं कि एक भी जातीय संघर्ष हरियाणा में नहीं हुआ है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं जातीय विद्वेष जो था वो घटा है, कहीं ना कहीं जातीय सौहार्द जो है वो बढ़ा है। अगर वो बढ़ता, अगर जातीय विद्वेष बढ़ता और जातीय सौहार्द जो है वो घटता, तो अभी भी फिर से कोई ना कोई तो आपस में आग लगा रहा होता ना, फिर से किसी ना बिल्कुल। किसी दलित की बस्ती फूक दी जाती, फिर से किसी ना किसी दलित की लड़कियों की इज्जत के ऊपर हमले होते, फिर से किसी ना किसी दलित के लड़के को मार दिया जाता। लेकिन अब तो सब कुछ शांत है। पिछले 11 साल से हरियाणा में एक सिंगल नोटेड कास्ट बेस्ड वायलेंस नहीं हुई है। तो फिर नहीं जब हम हुई। बार बार कहते हैं कि अब हमारे यहाँ पे जातिवाद को बढ़ा दिया गया है, समाज को तोड़ दिया गया है, तो इसके पीछे का क्या खेल है, जबकि आंकड़े तो इसके बिल्कुल उलट बात रख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है जातियों के हिसाब से जो न्यूज आती है ना कि बीजेपी ने जातियों में बांट दिया, हरियाणा में तो देखो, और राज्य की तो देखो मैं इतनी कह नहीं सकता, हाँ, लेकिन हरियाणा में ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता ना, तो वो कहीं ना कहीं से वो न्यूज प्लेस करवाई जाती है कि यार ये अगर इनको ये पता लग गया ना कि ये जातियां अब थोड़ी शांत हो गई, आपस में मेल मिलाप बढ़ रहा है, आपस में दोनों जो पक्ष हैं, चाहे वो ऊंची जाति हो चाहे दूसरी, मैं नीची भी नहीं कहूंगा, कोई जाति नीति नीची तो नहीं होता ही नहीं, होती। कोई जाति नीचे और नहीं। ऊंची मतलब ये नहीं है कि वो कोई धन संपदा में जो ऊपर थी वो जातियां, या जिनके पास धन संपदा कम थी, जिनके पास सोर्सेस कम थे, उनमें आपस में सौहार्द बन रहा है, आपसी बोलचाल बढ़ती जा रही है। तो इस चीज को नेगेटिव करने के लिए इस टाइप की जो न्यूज प्लेस करवाई जाती है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि हरियाणा में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, जाति के नाम में तो वोट पड़ा ही नहीं है बिल्कुल। अब बीज कांग्रेस जो है, देखो ये सच्चाई है। हो सकता है जैसे हम रोहतक, सोनीपत, झज्जर में एक विकास की आप अगर बात छोड़ दें ना, थोड़ा सा काम उस टाइम हुआ था, अब थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम है, लेकिन जो एससी वर्ग था, जाट वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, उसमें वो बच्चों को जॉब में जाने का मौका मिल रहा है जो सोच भी नहीं सकते थे। ये जो कड़वी सच ये है। हाँ, ये कड़वी बहुत ही ज्यादा, किसी भी न्यूज चैनल ने ये नहीं दिखाया कि देखो बच्चों को इतने अच्छे तरीके से जॉब मिल रही है। और प्राइवेट जो जॉब्स थी उनमें सरकार ने जानबूझ के थोड़ी पकड़ छोड़ी है। इसकी वजह से हर एक आदमी जो है अपने आप को सरकारी बाबू बनाने के चक्कर में फंस गया। जब उनको ये लग रहा है कि अब गरीब आदमी को नौकरी मिले तो भाई अब क्यों पढ़ना शुरू करा। पिछले 30 साल से तो आप नहीं पढ़े थे ना। अब वही अधिकारी जो पहले 15 लाख, 7 लाख, 6 लाख में भर्ती हुए हैं, आज तो वो फ्री में जा रहे हैं। अब वहां पे डिपार्टमेंटों में भी उनकी खिंच रही है कि भाई यो क्यों करा गया यार, हम तो किला बेच बेच आए थे, ये तो फ्री में आ गया। तो वो टैलेंट को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। अब कुछ लोग इसको फिर जातियों से जोड़ देते हैं। और दूसरी चीज जो देख, अंबेडकर की जो सोच थी ना, खासकर जितना अंबेडकर जी के साथ हुआ था, वो जो एरिया है, जो साउथ का महाराष्ट्र लगा में, लें आप, साउथ महाराष्ट्र में। का, महाराष्ट्र का जो एरिया था, साउथ में तो आज भी यहाँ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, जो हम्म, डिस्क्रिमिनेशन है वो थोड़ा ज्यादा है। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत कहीं कम हुआ हो तो, पर वहां इतना फर्क नहीं पड़ा। हरियाणा में इतना पहले नहीं था जितना, हाँ, कभी बीच आज में भी। थोड़ा बढ़ गया था, अब कभी फिर अभी से थोड़ा हो रहा है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी जो है जातियों के बीच में जो एससी समाज है या ओबीसी समाज है, उनको अपने नाम के पीछे किसी अन्य जाति का सरनेम लगाने की क्या जरूरत पड़ी, और वो गांव छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। मैं वो सरनेम बता देता हूं कि जो कभी जाट नहीं छोड़ना चाहते थे, वो आज दूसरी जातियां लगा रहे हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम ये क्यों लगा रहे हो सकता है उन चीजों से कोई आदमी गुमराह भी हो जाता है, देखो भाई ये सरनेम तो देखो उस कास्ट का हुआ करता था, ये आप कैसे लगा रहे हो। आपने कभी उससे ये पूछने की कोशिश की कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको ये लगाना पड़ा और गांव छोड़ना पड़ा।
क्या जवाब देते हैं वो तो क्वेश्चन उनसे पूछते ही नहीं है, बस वो भाई गरीब आदमी है, बोलते हैं चलो हम उस गांव से आए थे, हमारे बड़े थे, हमने लगा लिया। वो? पर मन जो उनका है ना, वो ये कर रहा है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से वो जो सरनेम है ना वो पकड़ के फाड़ दें। तो ये मेरा सच्चाई। सरनेम लोहान है और जो भी साथी मेरा सरनेम मेरा गोत्र लगाना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं, लगा वो लो। तो देखो, ये जो सरनेम है ये किसी जाति का थोड़ी है। हाँ, सबका है। अब आप बाहर देख लिए, क्लार्क हैं, कोई भी टोनी है, ये कोई सरनेम थोड़ी है। बस जस्ट उन्होंने इमेजिन किया कि भाई अब हमें ये नाम पसंद है, तो वो पहले 2 क्लार्क थे, अब वो 1000 हो गए, फिर वो लाख हो जाएंगे। जो ट्रंप है वो एक था पहले, अब 1000 हो गए होंगे। तो वो कोई जाति थोड़ी है। ये तो उस टाइम के शायद ये नाम हुआ करते, आपस में दीपक 4 भाई, भाई थे, चारों ने। आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। वो मुद्दा था नौकरियों का, कि भाई हम्म। जिस आदमी ने एक किल्ला बेच के नौकरी ली थी, जिस आदमी ने, और ये सबसे ज्यादा जो ये नौकरियों वाला खेल है, चलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर में, यानी कि वो 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम तो पैसे लेके खूब नौकरियां बांटी गई और किसी से छुपा भी नहीं है। उससे पहले की नौकरियां जो थी, ओम प्रकाश चौटाला के दौरान की कुछ नौकरियों की मैं बात करूंगा। जिस भ्रष्टाचार के मामले में ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला 10 साल की सजा भी काट हम्म। के आए, उस भ्रष्टाचार के मामले में मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आदमियों को नौकरी दी गई थी। हरियाणा शिक्षा विभाग में ऐसे ऐसे आदमियों को नौकरी दी गई थी जो 8वीं पास भी नहीं थे, और झूठे सर्टिफिकेट लगा के उन आदमियों को लेक्चरर बनवा दिया गया। उन आदमियों को जिसको हिंदी पढ़नी नहीं आती थी ढंग से, उसको अंग्रेजी का लेक्चरर बना दिया गया। जिस आदमी और को 69 69, हाँ जी। तो अभी सर जी पिछले 15 से 16 साल की नौकरी होने के बाद ऐसे ऐसे लोग निकाले जा रहे हैं जो एससी कैटेगरी से भर्ती हुए थे और वो जनरल हैं। हाँ, ये उसी दौरान की अभी बातें हैं। अभी आ अभी रहे भी हो ये, सामने। अब एक बात बताइए मेरे को, मेरे पास बहुत सारे लोकदल से जुड़े हुए लोग आते हैं, वो कहते हैं कि पैसे का एक भी दिखा दो, हमने पैसा नहीं लिया। हाँ, तो हो सकता है तुमने पैसा ना लिया हो, हम्म। लेकिन तुमने, तुम्हारी वजह से जो हरियाणा शिक्षा विभाग का जो बेड़ा गर्क हो गया है। आज हम्म। सरकारी स्कूल में कोई भी गरीब से गरीब आदमी सरकारी स्कूल में अपना बच्चा नहीं भेजना चाहता, क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए मास्टर जो हैं सुबह दारू पी के आते हैं, सुबह दारू पी के, ठीक है। और इनके बनाए हुए मास्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर में 10 साल तो स्कूलों में घुसे ही नहीं। हेलो, कहां पर हो मास्टर जी? मैं तो भाई साहब के साथ हूँ भाई साहब, मैं तो फलाने भाई साहब की गाड़ी चलाता हूँ। तनख्वाह ले रहा है सरकारी मास्टर की, गाड़ी चला रहा है भाई साहब की, ठीक है। कहां पर हो मास्टर जी? मैं तो भाई साहब के साथ रैली में हूँ। तनख्वाह ले रहा है शिक्षा विभाग की, रैली में घूम रहा है भाई साहब के साथ। जब उससे पूछा जाता कि आप तो गणित के मास्टर हो, 69 और 69 का फर्क ही बता दो, तो वो 69 69 का फर्क नहीं बता पाते थे। वो उस दौरान एक आंधी चली थी कि भाई डीपी लगाएंगे, और डीपी हम्म। लगाने के लिए महाराष्ट्र से हम्म। झूठे सर्टिफिकेट बनवा के लाए जाते थे। हम्म। जो महाराष्ट्र से झूठा सर्टिफिकेट बनवा के ले आए उसके हाथों हाथ नौकरी लग जाती थी। तो क्या हाँ, ये ये भ्रष्टाचार नहीं था? पीटीआई और क्या? के पीटीआई हाँ, के पीटीआई, सर्टिफिकेट महाराष्ट्र से बने, जेबीटी बिल्कुल। के जेएंडके से बने, हाँ, 10th 12th के यूपी और बिहार से लाए गए। अगर कोई झूठ है तो प्रूफ करके दिखा दें। ये और फिर सच्चाई बता रहा यही हूं मैं। यही लोग अगर जो जेएंडके इसको, के सर्टिफिकेट ओरिजिनल थे तो आज क्यों रद्द करने पड़े वो? हाँ, आज क्यों रद्द कर रहे हो जब फिर? जायज बात। जो ये तो वो, भ्रष्टाचार का जो ये बीज बोया गया था ना, मैं आपको हाँ, इसकी एक सच्चाई बता देता हूं। सबसे पहले जो बंसीलाल जी की सरकार थी, वहां पे तो उस टाइम तो नौकरी बहुत कम लोग करना चाहते थे। जो लोग ये कहते हैं ना उस टाइम भ्रष्टाचार नहीं था, हम्म, तो वो बात भी झूठ है। था उसमें भी थोड़ी सी, मैं झूठ मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो नौकरी करना नहीं चाहते, जो जाता था कर उसे नहीं। मिल जाती थी। लेकिन उसके एंड तक आते आते जब सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का रुझान हुआ था, तो वहां थोड़ी थोड़ी सिफारिश चलने लगी थी। और ये अमाउंट में तब्दील हुई थी भजनलाल जी के प्रेम समय में। हम्म, और उसके बाद चौटाला जी ने इसको अपार जो है संपत्ति के चक्कर में, जो ना उनका जो डूंगा खेड़ा, क्या नाम है उनका जो महल है तेजा खेड़ा, सिरसा में, तेजा खेड़ा जो तेजा। उनका महल है, वहां पे शायद आज भी पुलिस जो है अंदर नहीं देख पाएगी कितना क्या रखा हुआ है।
शायद उसमें 3-4 महाराजा समाज है, इतनी संपत्ति उसमें होगी। हो सकता है पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है, कभी उनका मन करेगा तो वहां भी घुसेगी। भाग वैसे। शायद वो बच गए पिछले 5 साल में, उनका थोड़ा लेखा जोखा सरकार के पास नहीं था, अब आगे हो सकता है वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है कांग्रेस के समय में जिस हिसाब से नौकरियों में धांधली हुई थी, वो सबसे बड़ा कारण था कि हुड्डा का अब की बार ना आना। और दूसरा इसका जो पुत्र मोह था वो, और अपने आप को रिटायरमेंट के लिए घोषित ना करना। कि एक आदमी की एक उम्र होती है, जो युवाओं की जो आवाज को नहीं समझेगा ना, वो इसी कंडीशन में रहेगा। अच्छा, तो इसके उसके ऊपर तो जो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा है, या जो पूरे हरियाणा के युवा नेता हैं इस वक्त पे, उनके ऊपर तो हम एक खास ही विशेष अंक ही करेंगे, चाहे वो दीपेंद्र युवा ने हुड्डा हो। युवा नेता तो है ही नहीं, सब चलिए अपनी वो जो अपॉर्चुनिटी तथा ढूंढ रहे कथित, हैं। हाँ तथा कथित जो युवा नेता है आज, मेरे ख्याल से दीपेंद्र हुड्डा भी 55 के लगभग हो चुका है, तो हम्म 55 साल के लगभग का युवा नेता बना वो घूम रहा है। चलिए उसके ऊपर हम विशेष अंक रखेंगे। तो हम्म वक्त की जो संख्याएं हैं वो अब हमें इशारा कर रही हैं अपनी बातों को समेटने का। मैं आपसे अंतिम तौर पर ये पूछना चाहूंगा, एक और बात निकल कर आती है हरियाणा में, जो कुछ एक अपने आप को दबंग जातियां कही कहते हैं, हम्म उनके और जो गरीब जातियों की महिलाएं हैं, उनके हम्म बीच का संबंध बड़ा भयंकर संबंध है। खेतों के अंदर जो महिलाएं जाती है, गाहे बगाहे मेरे सामने भी बहुत बार आते हैं, और अम्बेडकरवादी इस बात को बहुत उठाते हैं कि खेतों में जो महिला चारा लेने के लिए भी जाती है, उसका भी हम्म शोषण किया जाता है। मैं शारीरिक शोषण की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मानसिक शोषण की भी बात मानसिक कर रहा शोषण। हूँ। ठीक है। मैं नहीं जानता कि शारीरिक शोषण है या नहीं है, लेकिन मानसिक शोषण तो जरूर है। एक महिला अगर किसी के भी खेत के मेड से चारा काट रही है, तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता जो एक वांछनीय व्यवहार है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हरियाणा में भी और बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी जातियों के साथ जो आप बोल रहे हैं ना, कि खेत में जाते समय, पानी भरते समय, ये हाँ। सभी छेड़खानियां होती थी। और जब इस चीज की समस्या लेकर वो किसी के आगे जा, पहली बात तो जाते ही नहीं थी। उनको ये बोल देते हैं जो बड़े लोग हैं, आज तुम्हारी वजह से पानी बंद हुआ है, कल हो सकता है खाना भी बंद कर दे। तो मैं हम्म। ये उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी का हुक्का पानी आज भी जो ये है, जो ये खाप पंचायतें हैं, किसी का हुक्का पानी बंद कर देती हैं, इनको किसने हक दे दिया? वो किसी ने भी। नहीं। आप अगर उसने गलत काम किया तो कानून अपने आप उसको सजा देगा, कानून है ना। या तो उस पर इसीलिए विश्वास मत करो आप। तो इस टाइप की बहुत सारी जातियां हैं, और अधिकतर जो ये एक या दो ही जातियां हैं जिनमें इस टाइप के लोग थे। जब से वो सत्ता से गए हैं, उसके बाद से उनकी मजबूरियां हो गई थी कि ये काम करने में वो डरने लगे थे। जो ये कानून बने एससी समाज के लिए, और उनके आरक्षण में जो बढ़ोतरी कर दी गई, तो इस वजह से। और दूसरी चीज जो अंबेडकर जी ने जो एक बात कही थी कि मैंने जो ये आरक्षण है ना, इसके लिए कुछ हद तक एससी समाज के वो लोग भी जिम्मेवार हैं जो सबसे पहले अपने आप को एससी घोषित करने में लगे थे। सबसे पहले जब आरक्षण के समय 1960 के आसपास जब पहली बार जो जनगणना जो हुई थी, उसके हिसाब से 10% तक जो शिक्षित एससी समाज में थे। 1931। और 1961 में हरियाणा वो भारत बनने के बाद में, अच्छा ठीक है। 1961 में लगभग पता है एससी इसमें, समाज से। मैं माफी के साथ आपको एक बार रोकना चाहूंगा। एक और तबका हरियाणा के अंदर, हम कहते हैं कि जो जातीय भेदभाव है वो सिर्फ गरीब आदमी के साथ होता है। हरियाणा में एक और तबका है जो ब्राह्मण को भी चून मंगा कहता है। कोई भी बात हो, ये तो चून मंगे हैं, ये तो चून मंगे हैं, ये तो मंगते हैं, ये तो मांगने खाने हैं। अरे ब्राह्मण को जातीय श्रेष्ठता में भी ठीक है, पैसों में भी ठीक है, जमीन जायदाद में भी ठीक है। तो वही लोग जो गरीब को, तो चलो वो गरीब है इस वजह से वो थोड़ा सा उसको दबा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण को भी वो चून मंगा कहते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट शामिल हैं, बड़े बड़े जो अपने आप को आज के दिन बहुत बड़ा जर्नलिस्ट कहते हैं, वो भी ब्राह्मणवाद का नाम लेके ब्राह्मण को चूनमंगा कहते हैं, ब्राह्मण को भिखारी कहते हैं। तो ये भी जातिवाद का एक नया स्वरूप निकल कर सामने आने लग गया है। और दूसरी चीज जो एससी समाज में जो भेदभाव होगा वो बताया जाता है ना, आपको सबसे पहले ब्राह्मण का ही नाम आएगा कि सबसे हाँ। पहले इन्होंने ही छुआछूत शुरू की थी, इन्होंने सारी हम्म। चीजें शुरू की थी।
लेकिन सबसे पहले पढ़ाने का काम तो उन्होंने भी किया था। उन्होंने भी किया था। हर चीज के लिए वो जिम्मेवार हैं। तो भाई आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? आपकी तो भी तो कुछ जिम्मेवारी थी ना। तो हर चीज के लिए वो ठाकुर समाज भी था उस समय, जो राजपूत थे वो भी थे, अकेला जाट ब्राह्मण समाज भी समाज, था। हाँ, जाट समाज वो था। अकेला वो ही नहीं उसके लिए जिम्मेवार थे। उनमें से कुछ प्रतिशत आदमी जो है, अगर ये काम कर रहे थे तो वो पूरा उनके ऊपर थोप दिया गया, क्योंकि उस टाइम सिर्फ शिक्षा के ऊपर उनका होल्ड था। सिर्फ अब ये शिक्षा भी पर ही भाई तो साहब था। नहीं पढ़े, और इसमें और एक चीजों चीज पर तो और हाँ, निकलती है दीपक भाई क्योंकि छप देखिए, गई वो चीजें ना। अब जमीन की तो हरियाणा के छपी नहीं कि हरियाणा हमारे के पास 10 अंदर। किले हैं, उनको तो सिर्फ हाँ हमने आधा भी नहीं दिया, हाँ। वो तो कहीं छपी नहीं ना। हरियाणा हरियाणा के अंदर है ना, किसी भी क्षेत्र में ब्राह्मणों की जनसंख्या ज्यादा नहीं है। नहीं है। ब्राह्मण यहाँ पे ठीक ठाक ही जनसंख्या पर बहुत थोड़े हाँ, ही है। हाँ, लगभग गांव के आठ साथ नौ 10, के बस इतना ही है। हाँ, 8 या 9। हाँ, तो जब 8 या 9% आदमी, और वो भी हथियार नहीं थे उनके पास, उनकी कोई सेनाएं नहीं थी उनके पास, सिर्फ और सिर्फ था तो क्या था, शिक्षा। तो शिक्षा के दम पर क्या वो सबका सबका शोषण करके, वो आदमी जो कहते हैं हम तो सदा से ही यूं रहे हैं, उनका शोषण ब्राह्मण कैसे कर सकता है? जबकि ब्राह्मण को तो वो कहते हैं कि तो चून मांगता था। एक चून मांगने वाला आदमी किसी का शोषण कैसे कर सकता है फिर? या तो आप एक बात पे रहो कि चून मांगता था। क्या एक भिखारी आज के दिन, जो भिखारी आपके घरों में से कुछ मांग रहा है, वो आपका शोषण कर सकता है? नहीं, या तो आप वहां झूठे हो, या तो वो चून नहीं मांगते थे, वो राजे थे। या फिर आप यहाँ झूठे हो, वो शोषण नहीं करते थे, उनका शोषण होता था। तो ये दो तरह की मानसिकताएं लेकर, एक तरफ तो मैं राजा हूं यहाँ का, एक तरफ तो मैं यहाँ का दबंग हूं, दूसरी तरफ मैं यहाँ का दबा कुचला भी मैं ही हूं। तो ये वो तो नहीं कि दोनों हाथों में लड्डू मैं ही रखूंगा। अब जो आपने अभी एक ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण शुरू हुआ ना, हम्म। ईडब्ल्यूएस तो बहुत बाद में आया है। उससे तो पहले वो खाली जाट समाज के लिए ही मांगा गया था। सच्चाई तो ये हम्म। है। ईडब्ल्यूएस तो कर दिया तो शांत होके बैठ गए। सच्चाई इसमें ये थी, इसमें ईडब्ल्यूएस में आए कौन? जब हरियाणा में जमीन की खुली बोली लग रही थी, जब तो भाग भाग के जमीन दे दी गई, खुली हम्म। बोली लग रही थी, भाई बेच दो बेच दो। वो जो बोली लगवा रहे थे वो फ्यूचर मांग रहे थे हरियाणा से, हम्म। कि आपका फ्यूचर जो जमीन है ना ये दे दो हमें। जब हम्म। तो दे दी उन्होंने। अब उनको ये नहीं पता कि उस पैसे का यूज कैसे करना है। हम्म। घर के आगे 4 स्कॉर्पियो आ गई, 4 हुक्के रख लिए, बस भाई वो तो हम्म। बन गए चौधरी। हम्म। पैसा कितना ही हो, महीने से ज्यादा नहीं चलता वो। हाँ, महीना नहीं, 6 महीने चल जाएगा। महीना तो महीने ही है। अब तो शायद वो 3-4 दिन भी ना चले, पता नहीं ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं लोग। तो हम्म। पैसा हो गया खत्म। अब ना तो नौकरी है ना पढ़ाई है, तो क्या करें? अब तो उनको आरक्षण वाले ही दिखेंगे। और आरक्षण वाले भी महान हैं, कमी उनमें भी है। मैं बता देता हूं, जैसे मैं आपको बता रहा कि 10% जो 1961 के आसपास जो उनका है एजुकेशन रेशियो था, मतलब 10% तक लोग उनमें पढ़े थे। आज वो 70% तक जा चुका है। 2011 की जो जनगणना थी उसमें 70% तक एससी समाज में पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं ये बात बता देता हूं कि उस 70 में से जो 70% आज पढ़े हुए हैं ना, उनमें से वो सभी जो पहले 10% थे ना, उसी में से वो 70 निकले हैं। जो 90 थे ना, उसमें से तो आज सिर्फ 5 या 10% ही आए हैं। हम्म। उनमें भी यही है कि एक बार हमें सरकार में मौका मिल गया, हम अधिकारी बन गए, तो हम उस चीज को बाहर नहीं जाने देंगे। छोड़ेंगे जो नहीं। जैसे जाटों में जमीन में है, ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मणों ने ये सोचा होगा कि भाई अगर पंडिताई किसी और खाते में चली गई तो हम मारे जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने तो कभी ये नहीं सोचा था कि भाई मैं किसी को सिखाऊंगा नहीं। गुरु बिल्कुल, गुरु रामदास, रविदास। जो रविदास जी थे, उनको तो खुद शिक्षा दी। अगर वो हाँ। ये चीज सोचते तो वो शिक्षक ऐसे थोड़ी कोई बन जाता है। नहीं। आज के टाइम में हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, किसी की जाति थोड़ी पूछते हैं। जाति तो जब पूछते हैं जब घर पे आने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं भाई हाँ भाई क्या नाम है मास्टर का। उस वक्त भी कोई तो खास नहीं पूछते हम तो। सब पूछता होगा, कोई ना कोई पूछता होगा, मैंने नहीं, अपनी गांव बात। में जैसे बहुत सारे जो पुरानी सोच के हैं, छोटी सोच के हैं, वो जरूर बोल देते हैं कि भाई हाँ कौन कौन से मास्टर लाग रहे हैं। अरे तब सरकारी को पूछो ना। आप सरकारी हॉस्पिटल, ओ सरकारी स्कूल में कभी आपने जाके पूछा है कि टीचर किस हिसाब से पढ़ाई करवा रहा है? बिल्कुल। नहीं, आप जब दवाई लेने जाते हो जब तो आप नहीं पूछते
तो डॉक्टर की मैं क्या यो जाती है। चमार है, मैं तो इससे गोली ना लूं, जब तनु लागा वही मरेगा कति, क्या मत हम्म। दे दे बस मेरे को तड़के की जो है सूरज की किरण दिखा दे डॉक्टर एक बार। तो सच्चाई ये है, वो है ना कि मीठा मीठा गड़प गड़प, कड़वा कड़वा बस थू थू। तो मैंने एक चीज और देखी दीपक भाई, मैं हरियाणा में उन दिनों एक हरियाणा की पार्टी के लिए, क्षेत्रीय पार्टी के लिए चुनाव प्रबंधन का काम देखता था। तो मैंने उनसे कहा कि हमें, तुम्हें है ना जाटों के वोट तो खूब मिल जाते हैं, तुम्हें हम्म दलितों के वोट नहीं मिलते, तो हम्म दलितों के वोटों के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो मैंने हम्म कहा कि अपनी राज्य कार्यकारिणी को आप इकट्ठा कीजिए, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हम्म तो जब मैं उसकी राज्य कार्यकारिणी के साथ बैठा, वो अंबेडकर जी का फोटो लगा के रखते हैं बाकायदा अपनी पोस्टरों पे, हम्म तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये कौन देवा वोट। मैं कहा हम्म क्यों नहीं देंगे, किसी ना किसी को तो देते ही है, बोले ये तो हम्म बूंदी दाना है। हम्म मैं कही बूंदी दाना क्या होता है, बोले बूंदी दाना पोरा है तो, हम लाडू हम्म, हाँ, और ये बूंदी दाना है। तो ओहो, इतनी गलत सेंस से उन्होंने बूंदी दाना मेरे को समझाया कि मैंने उनसे कहा कि तुम समझ इतनी गया। गलत सोच लेकर भी ये सोचते हो कि तुम हरियाणा के अंदर सरकार बना लोगे। भगवान ना करे तुम्हारे हाथ अगर सरकार लग जाए, तुम तो इनकी बेटियों को उठा ले जाओगे यार। तुम्हारे मन में तो इनके लिए 1% भी सम्मान नहीं है, और वोट तुम्हें सबके चाहिए, वो इनके तो मुक्के मार के ही लेने पड़ेंगे। मगा भाई अब मुक्के मारने वाला तो हम्म तुम देख लो, मैं तो मुक्के मारने का नहीं बोल सकता, मैं तो लठ मारने की नहीं बोल सकता। तो हरियाणा की जो सोच है आज के दिन, वो इस हद तक दूषित हो चुके हैं दीपक भाई। अच्छा दीपक भाई, हम अपने वक्त से काफी आगे हम्म सीमा पर जा चुके हैं, और आपके साथ बातें काफी रोचक रहती हैं हमेशा ही। इस वजह से हम हमेशा अपना जो वक्त है उसको लांग कर काफी आगे तक चले जाते हैं। मैं इसी विषय को, और इस विषय के साथ में जो हरियाणा की युवा राजनीति है उस विषय में आपके साथ में हम्म फिर से मैं आपके साथ में जुड़ना चाहूंगा, और हम जल्दी ही इसका जो अगला अंक है वो दर्शकों के सामने लाएंगे। मैं अपने सारे दर्शकों, आप प्लीज एक बार म्यूट करेंगे अपना। बोलिए। हाँ आप एक बार म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। हाँ थैंक यू। तो मैं अपने सारे के सारे दर्शकों से धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकालकर दैनिक अंगारा को इतना प्रेम दे रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी बातों पर अमल कर रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं, और कमेंट कर रहे हैं। आप अपना प्यार बदस्तूर जारी रखें दोस्तों, आप अपने सवाल पूछते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और शेयर जरूर करते रहें। हाँ जी दीपक भाई। जितने भी दैनिक अंगारा के जो लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी समाज की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं होती। हाँ जो जो समाज में से निकले हुए जो कुछ प्रबुद्ध जीवी है ना, उनकी भी होती है और कुछ हमारी भी होती है। अगर किसी वर्ग को 70 साल आरक्षण के बाद भी अगर वो सोच रहे हैं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आवाज उठाने की तो सोचना चाहिए ना उनको। बिल्कुल। अरे राइट। आप एक ही राजनेता के पीछे पड़े हुए हो, कभी कभी तो अपना हक मांगने के लिए भी आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। तो उसका खुद एक ही जो सोचिए। है सिर्फ विद्रोह ही नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसके साथ बातें कर सकते हैं। तो मैं एक बात कहता मैं हूँ तो दीपक भाई हमेशा, कि ये सरकार तो मात्र 70 साल से है ना, आगे सरकार रहे ना रहे किसकी जिम्मेदारी, किसने देखा। कल तक नहीं। सीरिया के अंदर असद की सरकार थी, आज सरकार नहीं रही, तो क्या अब वो लोग जाकर क्या बोलेंगे, अब तो सरकार ही खत्म होगी। तो हमें इस मूलभूत समस्या के ऊपर सोचना पड़ेगा कि इसका जो निवारण है, और वो भी स्थायी निवारण, अस्थायी निवारण नहीं, इसका स्थायी निवारण क्या है। हमें भी हमारे बच्चों को एआई की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ड्रोन टेक्नोलॉजीज की तरफ लेके जाना पड़ेगा, हमें स्टेप फार्मिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा। और आपके चाहे वो कोई भी समाज हो, उस समाज में से ऐसे ऐसे नए नए आविष्कारकों को जन्म लेना पड़ेगा। आविष्कारक ही एक समाज को आगे लेके जाते हैं, चाहे वो विचारों का आविष्कार हो, चाहे वो मशीनों का आविष्कार हो, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर का आविष्कार हो, चाहे वो रोबोटिक्स का आविष्कार हो। तो अपने समाज में आविष्कारों को महत्वता दीजिए, अपने समाज के अंदर बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ाइए, अपने समाज के अंदर बच्चे की क्रियाशील तकनीकों को बढ़ाइए। मेरे दोस्तों, आपने इतना महत्वपूर्ण वक्त हमें दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दीपक भाई, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण वक्त दैनिक अंगारा को धन्यवाद भाई दिया, जी। मैं आपका आभारी हूँ। और आप सबको नव वर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मैं भी भाई आपके जी। मैं आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ मेरे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, और जय श्री राम। जय श्री राम।